बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमारा आप कह लें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, ठीक है, हम जॉइंट्स पढ़ रहे, तो जॉइंट्स में लास्ट इंपॉर्टेंट है मस्कुलोस्केलेटल का, लास्ट इंपॉर्टेंस हमें लेने के, इसके बाद जस्ट एमसीक्यू वाले टॉपिक रह जाते हैं। दैट इज़ गाउट। ठीक है, ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। तो जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस हमने कहा कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो कॉमन चीज़ें ही आपके पेपर में ज़्यादा आती है, ये बात हमेशा आ रही है। ठीक है, इनको आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, इनको डेली बेसिस अपने पेशेंट को ट्रीट करना होता है। अब देखते हैं गाउट है क्या। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड विद इन टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, यूरिक एसिड की डिजीज़ है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ठीक है, वो आपके बॉडी टिश्यूज़ में भी जाता है, बॉडी फ्लूइड्स में भी जाता है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में, ठीक है, हमारे पास जो है डिपॉजिट होता है, हमने ये देखना है। ठीक है, तो अब ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो अब ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ठीक है, इसमें आपको जॉइंट की इन्फ्लेमेशन मिलती है, और सबसे कॉमन आप बिग टो जो है इन्वॉल्व होता है। अगर आपको पास सिनेरियो आता है तो उसमें वो बिग टो का कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास हमने पीछे जो देखा रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें मोस्ट कॉमनली वो मॉर्निंग स्टिफनेस की वो देता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो उन्होंने देने ही देने होते हैं। ठीक है, वहाँ से आपने डायग्नोज करना होता है। देन इसमें रिकरेंट एपिसोड आपको मिलते हैं एक्यूट आर्थराइटिस के। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसमें जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होती है, और पेशेंट को चलने में मुश्किल होती है। और इसमें क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टलाइन एग्रीगेट, जो क्रिस्टल यूरिक एसिड के बनते हैं, वो मिल के इकट्ठे हो जाते हैं और एक टॉफी बना देते हैं। ठीक है, तो अगर टॉफी हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे किस चीज़ से बनती है। ठीक है, जैसे इसमें क्रिस्टल्स नहीं होते और चीज़ें भी होती हैं। देन हम इसकी काजेज देखते हैं। प्राइमरी में हमारे पास देखिए एंजाइम डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, और अननोन एंजाइम डिफेक्ट्स हमारे पास 85% होते हैं, और नॉन हमारे पास 15% होते हैं। ठीक है, तो अब जो इसके मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वही एंजाइम उनका ही डिफेक्ट होगा। अब हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होती है यूरिक एसिड के दोनों केसेस में, चाहे अननोन एंजाइम डिफेक्ट है या नॉन है। ठीक है, तो ये हमारा एंजाइम डिफेक्ट्स में होगा। अब कुछ होंगे जिनमें नॉर्मल एक्सक्रीशन होगी, प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, एक्सक्रीशन नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल हो रही, मिसाल के तौर पर किसी के बॉडी में 5 mg डेली किडनी एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है, अब वो 5 mg करेगा, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इस वजह से वो बॉडी फ्लूइड में कॉम्प्लीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ लोग हैं जिनमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, साथ एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उनमें सिम्टम्स बहुत काम आएंगी। और कुछ ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही होती है, लेकिन एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी आपकी काजेज हैं। ठीक है, इसे प्राइमरी गाउट कहते हैं। तो देन हम इसके बाद जो है सेकेंडरी गाउट की काजेज दें। आप अगर आपको जस्ट ना इतना ही पता हो कि एंजाइम का डिफेक्ट्स है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, HGPRT इसकी डेफिशिएंसी है, ये नाउन है। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमें कोई नहीं पता कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब सेकेंडरी गाउट में हम देखते हैं मेटाबॉलिक एरर्स हो सकते हैं, क्रोनिक रेनल डिजीज हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड टर्नओवर हो सकता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एरर्स में इसके जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है न्यूक्लिक एसिड का, जिसके एंड प्रोडक्ट हमें यूरिक एसिड मिलता है, तो उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनमें, जैसे लीच निहान है, इसमें HGPRT जो है, ठीक है, इसकी क्या होती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है, तो वो मेटाबॉलिक एरर्स में आ गया। ठीक है, तो वो हमारे सेल्वेज पाथवे का एक पार्ट होता है। सेल्वेज पाथ में जो एंड प्रोडक्ट होता है ना यूरिक एसिड, इसको दोबारा कन्वर्ट करके प्योरीन बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें डिफेक्ट होगा तो प्योरीन दोबारा नहीं बनेगी, यूरिक एसिड ज्यादा होगा बॉडी में। देन क्रोनिक रेनल डिजीज, रेनल एक्सक्रीशन होती है यूरिक एसिड में। ठीक है, नॉर्मली सबसे ज्यादा आपके पेशाब में कौन सी चीज होती है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो अगर वहां से एक्सक्रीशन नहीं हो रही, क्योंकि रेनल डिजीज है, रेनल डैमेज है। ठीक है, तो इस वजह से अब एक्सक्रीशन नहीं हो रही, प्रोडक्शन बेशक नॉर्मली हो रही है, तो वो बॉडी में कॉम्युलेट होना शुरू हो जाएगी। देन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से, सेल ज्यादा टूट रहा है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब हर सेल के अंदर है, तो कौन सी कंडीशन है जिनमें सेल ब्रेकडाउन ज्यादा होती है। हमारे पास जितने भी हमारे पास कैंसर्स हैं, हम उसमें कीमोथेरापी देते हैं। मोस्ट कॉमनली कीमोथेरापी किन में देते हैं, ल्यूकीमिया जो हमारे पास होते हैं, नहीं, ब्लड कैंसर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो हमने ब्लड पैथोलॉजी में देखे हैं। तो जब उनकी हम कीमोथेरापी देते हैं तो सेल्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है, तो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उन लोगों में भी ये गाउट मिलता है।
तो लेट्स ओपन द कर्टन एंड लुक एट दिस। अभी आपने जो वीडियो देखी है, ठीक है, वो इसी तस्वीर को हमने एनिमेट किया है ताकि आपको थोड़ा पता चल सके आया कि इस तस्वीर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक वार का सीन है, वार चल रही है। ठीक है, ऊपर स्क्रीन लगी हुई है जिस पे जो बैटल फील्ड में जंग हो रही है वो भी साथ देख रहे हैं। ठीक है, और इधर भी ये कुछ आपको स्पाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दुश्मन के जो आके हमला कर रहे हैं। अब देखें, ये जो दीवार जहाँ पे टूटी हुई है, ठीक है, वहाँ पे दो आपको फुट शेप ना सेंसर से लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंसर हैं। ठीक है, तो अब जो है ये अगर हम एक्चुअल देखें तो ये पाँव के दो एक्सरे हैं। ठीक है, इसमें पहली दो फिंगर्स आप देखें दोनों तरफ आपको रेड रेड सी नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, मोस्ट कॉमनली सबसे पहले जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है यही होता है। जब भी सिनेरियो देगा वो उसमें ये बात लाजमी बोलता है, फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये अब ये नहीं कि हर बार ही यही चीज़ होगा। अगर आप क्लिनिकली वैसे देखेंगे तो हो सकता है इसमें कोई और चीज़ भी बाज़ औक़ात होता है कि अकेला नी जॉइंट आपको मिलता है। ठीक है, तो वो इन्फ्लेम होता है, मैंने एक केस देखा है। तो एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। अब एक्यूट आर्थराइटिस देखते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो एक्यूट आर्थराइटिस में के हम सारे फीचर इसमें देखेंगे। अब देखें जो बैटलफील्ड है ये साइनोवियल कैविटी को शो कर रहा है, यानी साइनोवियम को। अब उसके जब भी कहीं पे कोई हमला होता है तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स आगे जाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के फ्रंट लाइन सोल्जर कौन से हैं? ये न्यूट्रोफिल हैं। तो ये न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सिपाही जितने भी आपको सोल्जर्स नजर आ रहे हैं, तो अब जब हमला हुआ तो ये आगे गए हैं उस हमले को रोकने के लिए। तो ये हमारा क्या है? ये न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट, यानी एक्यूट आर्थराइटिस में आपको एक तो ये मिलेगा, किसमें? ये बैटलफील्ड के अंदर है, यानी साइनोवियल कैविटी के अंदर आपको ये मिलेगा। उसके बाद ये इन पे तीरों की बरसात हुई है। ठीक है, एरोज आ रही है। अब एरोज की शेप कैसी है? ये नीडल शेप ही है ना, तो नीडल शेप में हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो यानी मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल, MUS से हम इसे शो करते हैं। अब ये कुछ इन सोल्जर्स को लगेंगे। सोल्जर क्या? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में कुछ आपको ये एरोज मिलेंगे, मीन यूरेट क्रिस्टल मिलेंगे, और कुछ जो है आके बैटलफील्ड के अंदर गड़ जाएंगे। ठीक है, तो और कुछ आपको यानी साइनोवियल कैविटी के अंदर मिलेंगे। तो देन हमारे पास आप इसका ना बैटलफील्ड का इन्वायरमेंट देखें, ये आपको फोगी फोगी सा पीछे नजर आ रहा है। ठीक है, स्टिकी फॉग जैसे ना, तो ब्राउन ब्राउन सा देखें आपको पीछे नजर आ रहा है। तो ये क्योंकि न्यूक्लियर वार इस दौर में होती है तो उस वजह से इस तरह की फॉग बन गई है। ये प्रोटीनेशियस एक्सुडेट को शो कर रहा है, यानी आपको साइनोवियल कैविटी में प्रोटीनेशियस एक्सुडेट मिले। तीन चीजें हम लिखते हैं, डेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट है, नीडल शेप आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं यानी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, एंड प्रोटीनेशियस एक्सुडेट। ये अगर एक्यूट आर्थराइटिस का वो पूछे मार्फोलॉजी तो हमने ये लिखनी है, इसकी मार्फोलॉजी काफ़ी लेंथ है, काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम देखते हैं क्रोनिक टोफेशियस आर्थराइटिस, उसमें आपको क्या मिलता है। अब ये देखें, वाल जो है जहाँ से टूटी हुई है, तो ये वाल किसको शो कर रही है? ये जॉइंट को। ठीक है, तो अब ये वाल टूटी हुई है, मीन जॉइंट की डिस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, सबसे पहली बात। ठीक है, अब बोन की आप बोन कह दिया, वाल की डिस्ट्रक्शन यानी जॉइंट डिस्ट्रक्शन। देन आपको ये ऊपर जो है इसके बेल नज़र आ रही है। ठीक है, तो बेल किस चीज़ को शो कर रही है? ये आपको शो कर रही है हाइपर प्लास्टिक साइनोवियम, क्योंकि अंदर साइनोवियल कैविटी है इस किले के अंदर। ठीक है, ये बाहर साइनोवियम कैविटी की दीवारें हैं, उसके ऊपर बेल चढ़ी हुई है। ठीक है, हाइपर प्लास्टिक साइनोवियम। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ सोल्जर जो साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको दो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोल्जर जो है पेनिस को शो कर रहे हैं। पेनिस भी आपको ब्राउन कलर का होता है, इनका लिबास भी वैसे ही है। ठीक है, डार्क ब्राउन सा है, बल्कि लाल लाल सा ही है। तो इसी तरह का हमने पीछे देखा था र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो ये क्या कर रहा है? बोन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, हथौड़ी के साथ, बोन कह दिया बल्कि दीवार को। ठीक है, तो यानी ये कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करवाता है। कौन? पेनिस। मजीद ये आपको कुछ चंक्स ऑफ वो स्टोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, दीवार टूट के नीचे पड़ा है, तो यानी ये शो कर रहे हैं बोनी इरोजन्स को, यानी बोन टूट फूट के नीचे जमा हो चुकी है। ठीक है, वो आपको बोनी इरोजन्स मिलेंगी इसमें। तो ये हमने तीन चीज़ें देख ली।
उसके बाद ये आपको डोर देखें, ठीक है, इस डोर को लॉक लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा लॉक लगाया हुआ है। तो ये डोर जो है ये शो कर रहा है साइनोवियल कैविटी के अंदर ना आने जाने का, यानी किले के अंदर आने जाने का ये रास्ता है ना। तो अब ये डोर जिस तरह हमारा जो चलने में या आने जाने मूवमेंट में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, हमारा जॉइंट ही हेल्प करता है, ठीक है। तो यानी साइनोवियल कैविटी वहाँ पे होती है। तो अब ये दरवाज़ा भी वही काम कर रहा है आने जाने के लिए, मूवमेंट्स के लिए। तो अब जब पेनिस जब ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, जॉइंट को लॉक कर देता है। अब दरवाज़ा लॉक है यानी बोनी एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस आपने कह देना, ठीक है, एनकाइलोसिस आपको मिलेगा। इनुमरेट हम करते हैं, आपको क्या मिलेगा, जॉइंट डिस्ट्रक्शन मिलेगी, हाइपरप्लास्टिक साइनोवियम मिलेगी, पेनस डिस्ट्रॉइंग कार्टिलेज, ठीक है, ये सोल्जर्स, बोन इरोजन्स एंड बोनी एनकाइलोसिस के डोर लॉक जो है। देन हम आगे चलते हैं, ये आपको टॉफी नजर आ रही है, ठीक है, आगे ये बॉक्स जो पड़ा हुआ है नीचे। तो अब हम देखें टॉफी जो हमने पीछे जिक्र किया था, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले इस ये ट्रेयर बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर से हीरे जवाहरात बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेयर्स। तो ये क्रिस्टल्स की तरह के देखें आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, यूरेट क्रिस्टल्स हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या मिलेगी, यूरेट क्रिस्टल्स। देन आपको इसके साइडों पे ना गार्ड्स नजर आ रहे हैं, कुछ रोबोटिक गार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये रोबोट जो है इसकी हिफाजत के लिए, जैसे हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए क्या होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है जो वहाँ पे क्या करता है, लिम्फोसाइट को भेजता है, मैक्रोफेजेस को भेजता है, न्यूट्रोफेज को भेजता है। इसी तरह ये गार्ड जो है ये इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है। अब इसकी जो आंखें हैं, ठीक है, कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एयरबोर्ड्स की देखिए, मैक्रो कैमरा आप कहेंगे, यानी मैक्रोफेज। अब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट में आपको क्या मिलता है, मैक्रोफेज होते हैं। दूसरा आपको ब्लू ब्लू सी ना निशान इनकी उस पे मिल रहे हैं, जैकेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो लिम्फोसाइट्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आपके पास लिम्फोसाइट्स हो गया, दूसरा आपके पास मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है, और तीसरा ये जो रोबोट हैं ये हैं छोटे छोटे लेकिन जायंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यानी जो जिन होता है उसकी तरह ये काम करते हैं, इतने तेज हैं ये। यानी आपको और क्या मिलेगा इसमें, जायंट सेल्स मिलेंगे। तीन चीजें आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट में मिलती है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट जो है उसको कौन शो कर रहा है, ये दोनों जो फियर्स गार्ड्स, गुस्से में खड़े हुए गार्ड जो हैं, ठीक है। तो ये देन हम देखते हैं, ये इसका ढक्कन आप देखें, लिड देखें इस बॉक्स का, ये आपको रेड रेड सा नजर आ रहा है, ठीक है। किस वजह से हुआ है, ये जो क्रिस्टल्स ऊपर को बाहर आए हैं इसकी रोशनी की वजह से, इसकी चमक की वजह से। यानी कुछ सुपरफिशियल जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो स्किन के साथ जब रब करते हैं तो अल्सरेशन काज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये स्किन की अल्सरेशन भी इस वजह से होती है, ये इसका एक वैसे एक फीचर है। अब हमने टॉफी में क्या क्या देखा, यूरेट क्रिस्टल देखे आपने, इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट देखा। इनफिल्ट्रेट में तीन चार चीजें आपने, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स और जायंट सेल देखे। अब और आपने अल्सरेशन ऑफ स्किन, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आपने नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉफी करवाती है, ठीक है। देन हमारे पास जो है गाउटी नेफ्रोपैथी, ठीक है, यानी गाउट की वजह से नेफ्रॉन को जो नुकसान पहुंचता है, नेफ्रॉन जो डैमेज होता है। अब ये एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको किडनी शेप एक प्लांट नजर आ रहा है। तो इस ये सारी पैथोलॉजी इसमें हम देखें, मॉर्फोलॉजी इसमें देखेंगे। इसमें से एक आपको फ्लावर निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये फ्लावर रेड रेड सेल लाइक पैरेन्काइमा ऑफ किडनी, ठीक है, पैरेन्काइमा को शो कर रहा है। अब इसके अंदर आपको देखें वाइट वाइट से डिपोजिट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये यूरेट डिपोजिट है। यानी यूरेट डिपोजिट्स काज इंट्राट्यूबुलर इंट्राट्यूबुलर प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। तो वो आपको वहां पे मिलते हैं। नीचे आप किडनी देखें, ये यानी प्लांट जो है ये यानी स्टोनी डल सा शेप से नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये किस वजह से हुआ है, स्टोन्स की वजह से, किडनी के अंदर स्टोन्स बन चुके हैं। यूरेट जो है डिपोजिट होता है और इसके अंदर स्टोन्स बना देता है। और जैसे स्टोन बने, ये कुछ छोटे छोटे से नीचे देखें आपको रोबोटिक से मैकेनिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिक्स क्या करेंगे, इसके रूट के जरिए इसके अंदर जाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करेंगे, ठीक है। ये मैकेनिक्स का यही काम है, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है किडनी के अंदर ये जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं, इनका काम यही है। अब जब हमारे नॉर्मल किडनी के अंदर स्टोन्स, ठीक है, बनते हैं, तो उन स्टोन्स की बनने की वजह से जो यूरिन है नीचे पास नहीं होता, वहाँ पे रुक जाता है। तो फिर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, नीचे से आते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग इन्फेक्शन करवाते हैं, तो वो हमारा
पाइलोनेफ्राइटिस हम उसे कहते हैं, ठीक है। अब हम इसे लिख देते हैं, हम गाउडी नेफ्रोपैथी में क्या मिलेगा, इंट्राट्यूब्यूलर आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगी, रेनल कैल्कुलाई मिलेंगे और पाइलोनेफ्राइटिस मिलेगा। दैट्स ऑल, ठीक है। काफ़ी लंबी इसकी मॉर्फोलॉजी है, बट आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। हमने यहाँ पे सारी जो है वो कवर कर ली है इजीली इजीली इजीली। तो चलिए अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि आया गाउट जो है किस तरह हमारे पास होती है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम हमें जो मिलते हैं, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कैसे करवाती है, क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्या पाथवे है। सबसे पहले आपको पता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है ब्लड में, इसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रेसिपिटेट बनते हैं यूरेट के, ठीक है, जो कि जॉइंट के अंदर। अब जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो टिश्यू में भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन होगी जॉइंट में का, वो कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब कंप्लीमेंट जो है वो आगे न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाएगी, नंबर वन। दूसरा, ये प्रेसिपिटेशन ऑफ जॉइंट्स जो होती है हमारे पास जॉइंट्स में, ये डायरेक्टली, यानी आपके जो ये क्रिस्टल्स हैं ये डायरेक्टली न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाते हैं, मीन उसे खींचते हैं जॉइंट के अंदर। उसके बाद ये हमारे क्रिस्टल जो हैं इसे मोनोसाइट्स जो हैं निगल लेते हैं। अब मोनोसाइट्स क्या है, ये मोस्टली हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ डेंड्रिटिक सेल तो मोस्टली मैक्रोफेजेस को ही कंसीडर करते हैं। ये इसे जब फैगोसाइटोल्स करते हैं उसके बाद इंटरल्यूकन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। 1 और 6 मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमने जनरल पैथो में भी ये पढ़ा था। देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास ये भी फिर क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाते हैं। तो हमारे पास 3 पाथवेज हो गए जो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाते हैं। देन न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, आगे काम न्यूट्रोफिल क्या है, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं क्रिस्टल की, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल भी क्रिस्टल को खाते हैं, अपने अंदर लेते हैं। फिर आगे लिकोट्राइन रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडन रिलीज करते हैं और फ्री रेडिकल। इन्होंने भी फिर क्या करना है, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवानी है। तो ये हमने 3-4 पाथवेज देखी जो न्यूट्रोफिल, मेन न्यूट्रोफिल का रोल इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। क्यूट में उसी का होता है। देन हमारे पास क्या होता है, अब न्यूट्रोफिल के अंदर क्रिस्टल के, अब ये साइज बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ये फट जाएंगे न्यूट्रोफिल, ठीक है। इनका लाइसिस होगी और एक्टिवेट हो जाएंगे न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब ये जो बाहर निकले ये दोबारा न्यू न्यूट्रोफिल पीछे जो आ रहे हैं वो इसे दोबारा आप कह लेंगे फैगोसाइटोस करेंगे। देन अब ये एक्टिवेट हुए तो क्या करेंगे, लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है। मेन ये चीज़ है जो हमें आगे क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन काज करवाएगी, ठीक है, जॉइंट में। अब उस तरफ से डायरेक्टली जो मोनोसाइट्स जो थे मैक्रोफेज रिलीज कर रहे थे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, वो साइनोवियल सेल्स और कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है, और उन सेल्स को एक्टिवेट करती है और उनसे प्रोटीएजेस रिलीज करवाते हैं। प्रोटीएज क्या है, जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब हमारे जॉइंट के अंदर वहाँ पे टिश्यू को तोड़ेंगे ये और हमारे पास इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, टिश्यू इंजरी करेंगे जिस वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। अब एक तो रिलीज ऑफ प्रोटीएजेस की वजह से हो गया, दूसरा हमारे पास ये लाइजोसोमल एंजाइम जो डायरेक्ट न्यूट्रोफिल के एक्टिवेशन से हमें मिले हैं। तीसरा हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल ने जब क्रिस्टल को फैगोसाइटोस दिया था, उनको निकला था, तो ल्यूकोट्राइन तो प्रोस्टाग्लैंडिन फ्री रेडिकल रिलीज किए थे, तो वो भी इसकी इंजरी और इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास जो है क्लिनिकली किस तरह प्रेजेंट करता है, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पेशेंट जब भी आएगा क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा। अब ज़्यादातर ये मेल्स में कॉमन है, ठीक है। अब फीमेल्स में हमारे पास जो थी वो हमने पीछे देखी है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, क्योंकि ऑटोइम्यून सारी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब हमारे पास हम रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं, ओबेसिटी, जब वो सिनेरियो देता है सारे रिस्क फैक्टर भी देता है, ठीक है। वो कहेगा एक 35 years old obese man presented in OPD और emergency, ठीक है, विद इन्फ्लेमेशन ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जोन, या कह देगा 45 years old अल्कोहलिक मैन, ठीक है, या डायबिटिक मैन कह देगा, या को पेशेंट को बताएगा सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर रेनल फेलियर का पेशेंट है, वो बता सकता है। इस तरह जब सिनेरियो बनाते हैं ना उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, एक रिस्क फैक्टर उसने देना होता है, ठीक है। उसके बाद कोई क्लिनिकल फीचर देता है और जेंडर एज वगैरह, ठीक है, ये भी क्लिनिकल फीचर्स में आता है। तो ये भी साथ ना डिजीज़ के हमें ये सबसे पहले देखना होता है मेल है फीमेल है उसकी एज क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आप कहेंगे बहुत टेपर डाउन कर देती हैं डिजीज़ेज़ को, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो कि डिजीज़ को
कह लें कि होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखते होते हैं। देन हमारे पास इसकी 4 स्टेजेस हैं, किस तरह ये आहिस्ता-आहिस्ता क्लिनिकली हमारे साथ प्रेज़ेंट करता है। सबसे पहली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक है। यूरिक एसिड लेवल पेशेंट के बढ़े हुए हैं, लेकिन पेशेंट क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है। देन एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, इंटरक्रिटिकल गाउट है एंड देन हमारे पास क्रोनिक प्रोफेशियस गाउट है। अब हम देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक किस तरह पेशेंट आ सकते हैं। अब हमारे पास जो है मोस्टली जो है प्यूबर्टी के करीब मेल जो हैं, वो अगर प्रेज़ेंट करते हैं, अब एज कौन सी होगी, प्यूबर्टी के करीब, ठीक है? तो ये आपने देखना है। और अगर फीमेल आती है आफ्टर मेनोपॉज़, ठीक है? उसमें सिम्प्टोमेटिक, अब उसका हमने यूरिक एसिड का वैसे लेवल, ठीक है? हम उसकी रिपोर्ट सारी करवा रहे थे, तो उसमें हमने देखा है यूरिक एसिड भी करवा लिया तो वो बढ़ा हुआ है, लेकिन सिम्पटम्स नहीं आ रही, ठीक है? कि वो सही तरह एक्सक्रीशन हो रही है। तो अब ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक आहिस्ता से किस में प्रोग्रेस कर सकता है, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में, ठीक है। अब एक्यूट हमारे पास क्या है, ये इमरजेंसी एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है एक्यूट स्वेलिंग किसी जॉइंट की होगी, मिसाल के तौर पर आप नी जॉइंट लगा लें या फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल, आपको पता है 50% केसेस में वो होता है और बाकी जॉइंट जो है बाकी में, ठीक है। उसके बाद नी जॉइंट हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। अब फर्दर के पेशेंट है, उसका मतलब फर्स्ट मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट जो है वो इन्फ्लेम्ड है और रेड हुआ हुआ है, इन्फ्लेम है, ठीक है, वो हॉट है जगह लोकल वहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो है वो कम ही होती है, मीन फीवर मलेरिया ये कम ही होते हैं, हल्का सा फीवर बाज़ का तो हो सकता है, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत शदीद इसमें दर्द होती है, ठीक है। तो चलना भी पेशेंट के लिए मुश्किल होता है। तो उसके बाद इंटरक्रिटिकल गाउट, अब जो क्यूट गाउट है ना हमारे पास, ये मोस्टली बाज़ औक़ात तो कुछ इसको ट्रीट करें, कुछ आवर्स में, फ्यू आवर्स या फिर फ्यू वीक्स में ये रिज़ॉल्व हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? तो इसका ट्रीटमेंट करने से ही रिज़ॉल्व हो जाती है। उसके बाद अब रिज़ॉल्व हो चुकी है जब कंप्लीटली, तो एक न्यू हमारे पास अटैक आने तक दरमियान में जो पीरियड है वो इंटरक्रिटिकल गाउट उसे कहते हैं, ठीक है? तो मीन वो मोर प्रोन है कि अब उसे और अटैक भी आ सके, ठीक है? तो हम उसे मतलब कह देते हैं कि इस पेशेंट ने ये उसके ना परहेज़ शुरू हो जाता है। अगर वो ओबीज़ है तो हमने इसको ओबेसिटी को ट्रीट करना शुरू कर देना है, अपने वज़न कम करना है, एक्सरसाइज़ करनी है, वॉक करनी है, अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल को छुड़ाना है, प्योरिन रिच डाइट जो हमारे पास अब कहने के बड़ा गोश्त जिसे हम कहते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्योरीन होती है, तो वो बिल्कुल ही मना कर देना है। डायबिटीज़ है, उसको सही तरह कंट्रोल करना है, ठीक है? कोरेनल फेलियर है, उसको ट्रीट करना है। तो ये इंटरक्रिटिकल पीरियड में हम इस तरह करते हैं, परहेज़ करते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता के ताकि उसके लेवल जो है दोबारा ना बढ़े, दोबारा एपिसोड ना आए, ठीक है? कुछ होते हैं किस्मत वाले लोग जिनमें आप कह लेंगे दोबारा कभी अटैक नहीं आता बगैर मेडिसिन के, ठीक है? वो परहेज़ करते रहते हैं, ठीक हो, लेकिन ज़्यादातर में 1 महीने में या कुछ सालों में दोबारा अटैक होता है। तो अब दोबारा अटैक अगर हो जाए, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं, वो बाद में ट्रीट ना हो, ये एक्यूट तो केस दोबारा अगर हुआ है, ट्रीट हो गया, उसके बाद लेवल उसके कंट्रोल नहीं होते, हम उसे मेडिसिन पे रख देते हैं, ठीक है। वो मेडिसिन कभी लेता है क्योंकि पेशेंट हमारे मोस्टली पाकिस्तान में इतने कंप्लाइंट नहीं होते मेडिसिन से, तो वो किसी न किसी वजह से नागा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, तो वो क्रोनिक टोफेशियस गाउट बन जाती है। फिर आपने मुसलसल कॉल्चिसिन टैबलेट जो है वो लेनी होती है, ठीक है? इसके लेवल को वो कम करती है। और हम कौन-सी साथ लेते हैं हमारे पास ब्रूफन टैब, ठीक है? ये जो है हम अब फाइनल ईयर में इसकी मैनेजमेंट में ये सब देखेंगे, ठीक है? तो जब एक्यूट अटैक है इसमें हम हैवी डोज़ेज़ देते हैं ब्रूफन की और कॉल्चिसिन की। उसके बाद ब्रूफन को आहिस्ता-आहिस्ता हम कम कर देते हैं और हम कॉल्चिसिन को जारी रखते हैं, ठीक है? तो ये जैसे-जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, मैंने कहा मज़ीद जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, उसमें आप कह लेंगे वो टॉफ़ी, ठीक है? तो क्यों क्रोनिक टोफेशी से टॉफ़ी बन जाती है, उसके बाद बोनी एनकाइलोसिस है, एनकाइलोसिस मीन मुकम्मल उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है जॉइंट की, ठीक है? तो ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह प्रोग्रेस करती है, ठीक है? तो पेशेंट आपको किसी तरह भी प्रेज़ेंट कर सकता है। ये एक कॉमन डिज़ीज़ है, आपको इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? तो कॉमन डिज़ीज़ के बारे में हमने सारा कुछ देखना है। सो अब हम इसकी मॉर्फ़ोलॉजी देखते हैं, ठीक है? तो मॉर्फ़ोलॉजी में सबसे पहले ये आपको बिग टॉ जो है, ठीक है, एम्पुटेटेड है, ठीक है? ग्रॉस में ये दिखाया गया है, इसमें आपको ये क्या नज़र आ रहा है, ये टॉफ़ी, ठीक है? जॉइंट के अंदर आपको और उसके साथ ही सॉफ्ट टिश्यू में भी आपको मिल रही है जॉइंट के नीचे, तो ये व्हाइट व्हाइट सी जो है ये टॉफ़ी है। तो देन इसके बाद ये नीचे
जॉइंट एस्पिरेशन की है, यानी साइनोवियल फ्लूइड निकाला है और उसकी फिल्म तैयार की है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, हमें सारे न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इस न्यूट्रोफिल के अंदर आपको एक क्रिस्टल नज़र आ रहा है, ठीक है। न्यूट्रोफिल के अंदर आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे जब आप क्या करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड की साइटोलॉजी करेंगे। देन हमारे पास ये आपको दिखाया गया है क्या, ये आपको टॉफ़ी, ठीक है, उसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ये दरमियान में आपको डिजॉल्व्ड यूरिक एसिड या यूरेट क्रिस्टल कह ले, और ये साइड जो आपको जो ब्लू ब्लू से डॉट डॉट से ये सारे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है, और ये आपको साइड पे पिंक पिंक सा ये रिएक्टिव फाइब्रोसिस हो चुकी है, इसमें देखिए फाइबर्स बहुत ज़्यादा कम्युलेट हो चुके हैं। तो हमने टॉफ़ी में यही कुछ देखा था, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है ये एक कोई न्यू स्टेन मतलब ईओसिन और हेमाटॉक्सिन के अलावा को यूज़ किया है, जिससे हमें सिर्फ ये क्या नज़र आ रही है, क्रिस्टल्स हैं सारे, ठीक है। देन हमारे पास ये एक और डायग्राम है, ये मीडियम रोबन की डायग्राम है। ये भी हमने टॉफ़ी दिखाई है, सेंटर में आपको वही यूरेट क्रिस्टल नज़र आ रहा है, ठीक है। देन आपको इसके साइड पे देखें ये ब्लू ब्लू से ये सारे आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है, और उसके बाहर जो पिंक है वो आपको रिएक्टिव फाइब्रोसिस नज़र आ रही है। देन हमारे पास ये कुछ बड़े बड़े से सेल देखिए, ये जाइंट सेल्स हैं, ठीक है। तो जाइंट सेल्स भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये डायग्राम भी आपको दिखाई है। तो ये मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, बहुत ईजी है इसकी मॉर्फोलॉजी।